विमला नाम की एक औरत थी। उसका ससुराल बहुत मुसीबतों के दिनों से गुजर रहा था। खेती में फसल खराब होने के कारण उसके घर में बहुत तंगी के दिन थे। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे विमला, दोपहर होने को आई है, अभी तक खाने में कुछ क्यों नहीं बनाया तूने? क्या बनाऊं माँ जी, कहाँ से बनाऊं खाना? घर में कुछ भी तो नहीं है, न दाल न चावल न आटा और न ही कोई सब्जी। ओफो, अब क्या करेंगे? तेरे पिताजी और हितेश दोनों काम की तलाश में गए हैं। क्या पता कोई इंसान उन्हें दिहाड़ी पर अपने खेतों में काम करने के लिए रख ले, और वो अभी भूखे प्यासे आएंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे हम लोग? विमला ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, मगर तभी उसकी ननद गौरा आ जाती है। माँ चिंता मत करो, घर में थोड़े से गेहूं भी तो पड़े हैं ना। हाँ तो अब क्या गेहूं पका कर खाएंगे? अरे नहीं माँ, घर में चक्की है ना, लाओ मैं इस गेहूं की चक्की में हल्का सा पीस देती हूँ, उससे ये दलिया बन जाएगा, फिर हम सब दलिया की खिचड़ी बनाकर खा लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है दीदी, आप बैठिए, मैं जाकर गेहूं पीस देती हूँ। फिर विमला जाकर गेहूं से दलिया बना लेती है और उसकी खिचड़ी भी तैयार कर लेती है। आज तो ये दलिया बन गया, लेकिन कल तो इतना गेहूं भी नहीं है कि दलिया भी बन सके। बस आज ये लोग आए और उन्हें कुछ न कुछ काम मिल गया हो। कुछ देर बाद विमला का पति हितेश और ससुर घर आ जाते हैं। दोनों चेहरे से ही बहुत निराश लग रहे थे। उन्हें ऐसे परेशान देखकर विमला की सास कहती है, क्या हुआ, आज भी कुछ काम नहीं मिला क्या? नहीं, पूरे गांव में जैसे मनहूसियत छाई हुई है, किसी के पास काम नहीं है, और जिसके पास है वो बहुत कम पैसे दे रहा है काम करने के। तो अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं विमला। अच्छा ठीक है, फिलहाल सब लोग दलिया की खिचड़ी खा लो, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। गौरा के कहने पर सब लोग साथ में खिचड़ी खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाकर हितेश और उसके पिता फिर से काम ढूंढने निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। सारा घर परेशान था कि आगे क्या और कैसे होगा। एक दिन सवेरे सवेरे ही विमला के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। विमला जाकर देखती है कि एक बुढ़िया उनके दरवाजे पर खड़ी थी। जी माँ जी, कहिए। बिटिया, मैं चूल्हा और बर्तन बेचने वाली हूँ, तुम्हें कुछ लेना है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं लेना है, आप जाइए। एक बार देख लो बिटिया, क्या पता तुम्हें कुछ काम का मिल जाए। नहीं माँ जी, कहा ना कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लेना मुझे। कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो मत दो, कुछ खाने का मिल सकता है क्या? बड़ी भूख लगी है। बुढ़िया की बात सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है, क्योंकि घर में खाने को बस 2 सूखी रोटी और मिर्ची थी। विमला दुखी होते हुए कहती है, रुको माँ जी, जो कुछ भी है वो लेकर आती हूँ। विमला जाकर सूखी रोटी और मिर्ची ले आती है और बुढ़िया को दे देती है। बस यही रूखा सूखा है माँ जी। अरे नहीं बेटी, ये तो बहुत है, तुम्हारा धन्यवाद। इतना कहकर बुढ़िया बहुत प्रेम से वो सूखी रोटियां और मिर्ची खा लेती है। बहुत अच्छा स्वाद था तुम्हारे दिए हुए खाने में बेटी, इसके बदले में तुम अब मुझसे कुछ ले लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, इस सूखी रोटी और मिर्ची के बदले में आपसे क्या लूं, आप रहने दीजिए। नहीं बेटी, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तुमने मुझे खाना जो खिलाया है। एक काम करो, ये चक्की ले लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे आपकी ये चक्की नहीं चाहिए। ये कोई आम चक्की नहीं है बेटी, इससे तुम्हारे भाग्य बदल सकते हैं। क्या मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। जी अभी लाई। विमला पानी लेने के लिए रसोई में जाती है, पर जब तक वो बाहर आती है देखती है कि बुढ़िया जा चुकी थी और साथ में उसने चक्की वहीं पर छोड़ दी थी। विमला को ये सब बहुत अजीब लगता है। पीछे से उसकी सास और ननद भी आ जाते हैं। अरे ये क्या है भाभी, ये चक्की कहाँ से आई? वो एक बूढ़ी माँ जी आई थी, वो बर्तन बेच रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ खाने को दे दो और बदले में बर्तन या चूल्हा ले लो। मैंने उन्हें रोटी और मिर्ची खाने को दी तो बदले में मुझे ये चक्की देकर चली गई। अरे मगर हमारे पास तो पहले से ही एक चक्की है, अब इसका क्या करेंगे? इससे अच्छा तो तू कोई दूसरा बर्तन ही ले लेती। अब मैं क्या बताऊं माँ जी, वो मेरे आने से पहले ही चली गई तो मैं क्या करती। कोई बात नहीं भाभी, पुरानी वाली चक्की अब कमजोर भी तो हो गई है ना, हम अब इसी का इस्तेमाल करेंगे। गौरा चक्की को ले जाकर रसोई में एक किनारे रख देती है। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब खाना बनाने की बारी आती है तो फिर से वही सवाल उठता है कि आखिर बनाया क्या जाए। अब क्या करें, फिर से वही दलिया बना लेते हैं और क्या। ना जाने कब हमारे ये दिन बदलेंगे। अब तो हितेश और उसके पिताजी कम पैसों में भी दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं। छोड़िए ना माँ जी, सब धीरे धीरे ठीक होगा। खैर, अब जो है सो बना लो। जी। विमला उदास मन से बुढ़िया की दी हुई चक्की में गेहूं पीसने के लिए जाती है। वो एक मुट्ठी गेहूं लेकर चक्की में डाल देती है। जैसे वो चक्की को चलाती है, चक्की थोड़ा सा घूमकर रुक जाती है। अरे
ये क्या, ये चक्की घूम क्यों नहीं रही है? क्या हुआ भाभी? पता नहीं, ये चक्की चल ही नहीं रही है। रुकिए, मैं आपके साथ हाथ लगाती हूँ। गौरा और विमला थोड़ी ताकत लगाकर जब चक्की चलाते हैं तो सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। चक्की में से आटे की जगह पर सोने के गेहूं जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं। ये क्या है? माँ, पिताजी, भैया! सब लोग गौरा की आवाज सुनकर भागे भागे आते हैं। अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो गौरा? माँ देखो ना, चक्की में गेहूं डाले तो सोने के दाने बाहर आ गए हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? हटो, मुझे देखने दो। हितेश भी एक मुट्ठी गेहूं लेकर चक्की में डालता है और उसके चलाने पर भी चक्की से सोने के दाने ही बाहर आते हैं। अब तो सबको यकीन हो गया था कि चक्की जादुई ही थी। विमला के परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बुढ़िया जो ये चक्की आपको देकर गई, वो कोई आम औरत नहीं थी भाभी। हाँ, लगता है कि उन्हें ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए भेजा था। हम लोग कब से इतना परेशान थे ना, इसलिए उन्होंने ये जादुई चक्की हमारे लिए भेज दी। अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सोने को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम लोग अपने खेत में फिर से फसल उगाएंगे और इस बार अच्छे से अच्छा बीज इस्तेमाल करेंगे और खाद से लेकर कीटनाशक सब कुछ खरीदकर खेत में इस्तेमाल करेंगे। हाँ बेटा, अब तो बहुत अच्छे से फसल उगेगी। हमारी मेहनत और भगवान की कृपा, इन दोनों को मिलाकर हमारा अब अच्छा ही होगा। लेकिन पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये जादुई चक्की मिली है तो हमें इससे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि गांव के बाकी लोगों की भी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। हम लोग इससे दूसरों की मदद जरूर करेंगे। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। विमला और उसका परिवार भागकर बाहर जाता है तो वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी टिंकू को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे थे और टिंकू की पत्नी जोर जोर से रो रही थी। बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मेरे पति को, हम सब कुछ चुका देंगे, जाने दो, उन्हें मत मारो। तभी हितेश उन आदमियों को रोकते हुए उनसे कहता है, अरे आप लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं? क्या गुनाह किया है टिंकू भाई ने? हाँ, आखिर हुआ क्या? अरे हम गांव के धन्ना सेठ के आदमी हैं और इस टिंकू ने उनसे पैसे उधार दिए थे अपनी बेटी की शादी कराने के लिए और अब तक इसने वो चुकाए नहीं और आज रात तो ये अपनी पत्नी के साथ दबे पांव गांव से भागने की फिराक में था। ये सुनकर विमला और उसका ससुराल दंग रह जाता है। टिंकू भैया, चारू भाभी, क्या आप दोनों सच में भागने वाले थे? नहीं नहीं विमला, हम तो बस मेरे मायके वाले गांव जा रहे थे क्योंकि यहाँ तो कोई काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसे में हम सेठ का कर्ज नहीं चुका पाते, इसलिए हमने सोचा था कि मेरे गांव जाकर वहां ही कुछ काम ढूंढेंगे। हाँ, चारू ठीक कहती है, हम भागने नहीं वाले थे। हम ये सब नहीं जानते। अब अगर तुमने कल के कल हमें पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें कहीं भागने भी नहीं देंगे और दोनों को जेल भिजवा देंगे। फिर तो पैसों के लिए हमें मजबूरन तुम्हारी बेटी को ही पकड़ना पड़ेगा। अपनी बेटी का नाम सुनकर चारू और टिंकू दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तभी विमला कहती है, नहीं, वो नौबत नहीं आएगी। ये कल ही आपको आपके पैसे दे देंगे। अब आप लोग यहाँ से जाइए। वो सब आदमी विमला की बात से संतुष्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन टिंकू और उसकी पत्नी चारू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विमला अपनी ननद गौरा की तरफ कुछ इशारा करती है और गौरा समझ जाती है। वो जल्दी से घर में जाती है और कुछ सोने के गेहूं लाकर विमला को दे देती है। टिंकू भैया, ये लीजिए, ये कुछ सोने के गेहूं हैं, आप इन्हें बेचकर अपना कर्ज चुका दीजिए। सोने के गेहूं देखकर टिंकू और चारू दोनों दंग रह जाते हैं। मगर ये आपके पास कैसे आए और हम ये कैसे ले सकते हैं? विमला चारू और टिंकू को सारी बात बता देती है और ये भी कहती है कि गांव में और गरीब लोगों की भी इनसे मदद करेगी। ये सुनने के बाद टिंकू भी खुशी खुशी वो गेहूं ले लेता है और अगले दिन ही अपना कर्ज चुका देता है। इसी तरह से विमला गांव में कई लोगों की मदद करती है और फिर वो और उसका परिवार सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन गुड़िया को देखने रिश्ते वाले आए थे। तभी लड़के की माँ गुड़िया की माँ सविता से कहती है, अरे बहन जी, वैसे आपकी बेटी गुड़िया को खाना बनाना तो आता है ना? हमें सिर्फ ऐसी ही बहू चाहिए जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो। ये सुनकर सविता थोड़ा सकपका जाती है, लेकिन तुरंत लड़के की माँ से कहती है,
अरे हाँ हाँ बहन जी, मेरी बेटी गुड़िया तो कई प्रकार का बढ़िया बढ़िया खाना बनाना जानती है। अरे यहाँ अपने घर में भी तो वही खाना बनाती है। सविता की ऐसी बातें सुनकर लड़के का परिवार तो बड़ा खुश होता है, लेकिन गुड़िया चौंक जाती है। अरे वाह, फिर तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम अगले महीने ही दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके जब घर से चले जाते हैं, माँ ये सब आपने क्या बोल दिया उन लोगों से? अरे मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, और खाना बनाना तो छोड़ो, मैंने तो कभी खुद से पानी तक नहीं उबाला है। अरे गुड़िया, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका घर भी बहुत अच्छा, और वो लड़का अमन, वो भी कितना अच्छा था। अरे भला मैं इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से कैसे जाने देती? पर माँ, अगर उन्होंने मुझसे खाना बनाने को कह दिया तब मैं क्या करूंगी? अरे गुड़िया, तू चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा। एक बार शादी हो गई फिर कोई क्या ही कर लेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुड़िया अमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले दिन ही सुबह सुबह गुड़िया की सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू उठ गई? अच्छी नींद तो आई ना? मच्छर तो नहीं थे ना? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल मच्छर नहीं थे, बहुत अच्छी नींद आई, और देखिए मैं नहा धोकर तैयार भी हो गई। चलिए हम सब नाश्ता करते हैं। गुड़िया की सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता करने की आदत थी और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन गुड़िया की सास उसकी ये बात सुनकर उससे कहती है, अरे नहीं नहीं गुड़िया बेटा, अभी हम नाश्ता नहीं कर सकते। क्या? मगर ऐसा क्यों सासू माँ? वो इसलिए क्योंकि अभी नाश्ता बना ही नहीं है। अरे आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, तो आज की रसोई तो तुम ही बनाओगी ना। वैसे भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारी रसोई की इतनी तारीफ की थी, मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ये सुनकर गुड़िया के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हाँ वो माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो तुम जल्दी से रसोई में पहुंचो और सबके लिए नाश्ता बना दो। गुड़िया की सास वहां से चली जाती है और गुड़िया सोच में पड़ जाती है। वो जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाती है और उनको सारी बात बता देती है। क्या? अरे तो तू एक काम कर, आज कोई बहाना बना दे, कह दे कि तेरे पेट में दर्द है, और वैसे भी ससुराल में वो खाना बनाने वाली बाई तो आती ही है ना। फिर गुड़िया पहले तो रसोई में चली जाती है, लेकिन जैसे ही गुड़िया की सास रसोई में आती है, गुड़िया पेट दर्द का नाटक करने लगती है। मेरा पेट। अरे अरे बहू, क्या हो गया? सासू माँ, वो मेरे पेट में अचानक से बड़ी जोर का दर्द हो रहा है। क्या? पेट में दर्द? पर ऐसे अचानक से कैसे? पता नहीं सासू माँ। अरे अरे तुम आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे बिस्तर तक छोड़ देती हूँ, तुम वहां आराम करो। गुड़िया की सास उसे उसके कमरे में बिठा देती है और कहती है, ओहो अब क्या करें, आज तो मैंने हमारी बाई मीना को भी छुट्टी दे दी थी और घर में सब भूखे बैठे हैं। लगता है अब मुझे ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। बहू तुम यहीं आराम करो, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, आप ना मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दीजिएगा। क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारे पेट में तो दर्द हो रहा है ना, तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए सादी खिचड़ी भिजवा दूंगी। इतना कहकर सास वहां से चली जाती है और गुड़िया अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं, अब मुझे फीकी खिचड़ी खानी पड़ेगी। उफ, पर चलो कम से कम मैं खाना बनाने से तो बच ही गई। एक दिन तो गुड़िया बच जाती है, मगर 2 दिन बाद जब सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तब अमन गुड़िया से कहता है, अरे गुड़िया, तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम हर तरह का खाना बड़ी आसानी से बना लेती हो। वो हाँ कुछ ऐसा ही। तो शाम को जब मैं ऑफिस से लौटूंगा तो क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ मसालेदार बना कर रखो, जैसे कि पाव भाजी या वैसा ही कुछ। क्या? पाव भाजी? हाँ। अच्छा ठीक है। फिर तो शाम को बड़ा ही मजा आएगा, मैं ऑफिस से भी जल्दी लौटाऊंगा। अमन नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और गुड़िया अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगाती हूँ। गुड़िया एक बार फिर से अपनी माँ को फोन लगाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ गुड़िया, जैसे ही अमन के आने का समय होगा मैं भी वहां आ जाऊंगी, वो भी कुछ बढ़िया मसालेदार खाने के साथ। अरे वाह माँ, ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। गुड़िया फोन रख देती है और शाम होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही अमन घर आता है, वो सबसे पहले गुड़िया से कहता है, गुड़िया, तुमने पाव भाजी बनाई या नहीं? क्या? नहीं, बस जा रही हूँ बनाने, अभी झटपट बन जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। लेकिन तभी घर की घंटी बजती है और गुड़िया की माँ सविता अंदर आ जाती है। अरे आप यहाँ? हाँ, वो मैंने सोचा अपनी बेटी से मिल लूं, और जमाई जी देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या क्या बना कर लाई हूँ, गर्मा गर्म चाउमीन और साथ साथ चिल्ली पनीर भी।
क्या? अरे वाह वाह मम्मी जी, चलो हम सब साथ में बैठकर यहीं खाएंगे, क्यों गुड़िया? हाँ हाँ, क्यों नहीं अमन। सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी तरह से गुड़िया के बहाने चलते रहते हैं और 1 महीना बीत जाता है। और एक दिन गुड़िया की सास उसके पास आती है और उससे कहती है, गुड़िया देखो, कल मैंने घर में एक बड़ा हवन रखा है और उसमें 100 पंडितों को भी बुलाया है। इसके लिए तुम्हें 100 पंडितों का खाना बनाना पड़ेगा। ये हमारे घर की प्रथा है और हमेशा घर की नई बहू ही इसे पूरा करती है। ये सुनकर तो गुड़िया दंग ही रह जाती है। वो अपनी सास से कुछ बोल ही नहीं पाती। बाद में वो अपनी माँ को फोन करके कहती है, अब तक तो मैं कुछ न कुछ करके खाना बनाना टालती रही, लेकिन अब क्या होगा? अरे अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तू एक काम कर, खुद ही कोई रास्ता निकाल ले। इस बार तो गुड़िया की माँ ने भी मदद करने से मना कर दिया। अगले दिन गुड़िया की सास उसे जल्दी उठा देती है और किचन में ले जाती है। गुड़िया देख लो, तुम्हें खाना बनाने के लिए क्या क्या सामान लाने की जरूरत है और बाजार जाकर वो सब्जियां और सामान ले आओ। याद रखना, हमें शाम से पहले सब तैयार चाहिए। ठीक है माँ जी। गुड़िया जल्दी से एक झोला उठाती है और बाजार चली जाती है। क्या करूँ? अब तो लगता है मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बनाऊंगी क्या और वो भी कैसे? और खिलाना भी तो इतने सारे पंडितों को है। गुड़िया सब्जियां खरीदने लगती है, लेकिन तभी उसे कहीं से अच्छे खाने की खुशबू आती है। वो इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर पास में बने एक होटल पर पड़ती है। उस होटल में बहुत सजावट हो रखी थी। होटल के पीछे कई सारे हलवाई लगे हुए और वो खाना बना रहे थे। गुड़िया पास जाकर उन्हें देखने लगती है। उसकी नजर एक हलवाई पर पड़ती है। वो हलवाई आलू की सब्जी बनाकर एक बड़े बर्तन में रख देता है और वहां से चला जाता है। वाह वाह, ये सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। एक काम करती हूँ, कोई देख तो रहा नहीं, चुपके से सब्जी का बर्तन उठाकर घर ले चलती हूँ। पूरियां किसी तरह मैं बना ही लूंगी। गुड़िया ज्यादा कुछ नहीं सोचती और जल्दी से उस सब्जी के बर्तन को उठाकर घर ले आती है और पीछे के दरवाजे से उसे सीधा रसोई में ले जाकर रख देती है और अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ? माँ जी, वो देखिए, मैंने आलू की सब्जी बना दी है। अब बस पूरियां बनाना ही बचा हुआ है। क्या इतनी जल्दी तुमने सब्जी बना भी ली? जरा दिखाना तो। खुशबू तो अच्छी आ रही है। चलो अब पूरियां तल दो, फिर खीर भी बनानी है। क्या? ओफो, इनकी तो फरमाइशी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और अमन जाकर दरवाजा खोलता है। गुड़िया और उसकी सास भी बाहर जाकर देखती हैं तो बाहर वही हलवाई खड़ा था, वो भी बहुत गुस्से में। उसे देखकर तो गुड़िया डर से कांपने लगती है। जी बताइए, आप कौन? अरे इस लड़की ने मेरी बनाई हुई सब्जी का बर्तन चुराया। इससे कहो मुझे मेरी सब्जी लौटा दे, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। ये सुनकर अमन और गुड़िया के सास सब हैरान हो जाते हैं। क्या चोरी की गुड़िया ने? पर क्यों? गुड़िया, तो वो सब्जी चोरी की है। अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें एक हलवाई की सब्जी चुरानी पड़ी? अब कुछ बताओगी भी या नहीं? गुड़िया अचानक से रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। मेरी माँ ने शादी से पहले आपसे झूठ बोला था और इसीलिए मैं हमेशा खाना बनाने के नाम पर बहाना बना देती हूँ। और जब आज मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं सब्जी खरीदने बाजार गई तो मैंने इस हलवाई की सब्जी चुरा ली। मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, बहू तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? अरे अगर तू मुझे पहले ही सब कुछ बता देती तो मैं तुझे खाना बनाना सिखा देती। कम से कम चोरी करने की नौबत तो ना आती। रुक जाओ माँ, पहले हमें इस हलवाई को इसका सामान लौटा देना चाहिए, फिर हम बाकी की बात करेंगे। अमन जाता है और किचन से वो सब्जी का बर्तन उस हलवाई को वापस कर देता है और हलवाई वहां से चला जाता है। अब हम क्या करेंगे माँ? शाम को ही हवन है और सब पंडितों के लिए खाना तो गुड़िया को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही रस्म है। और खाना गुड़िया ही बनाएगी। बहू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम पूरे मन से खाना बनाना सीखोगी। हाँ सासू माँ, मैं वादा करती हूँ। इसके बाद गुड़िया की सास गुड़िया को रसोई में ले जाती है और एक एक करके वो गुड़िया को खाना बनाने की सारी विधि बताती है और गुड़िया सब करने लगती है। 4 घंटे के बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। शाम को हवन के बाद जब पंडित खाना खाते हैं तो उन्हें भी वो बहुत पसंद आता है। इसके बाद से हर रोज गुड़िया की सास उसे खाना बनाना सिखाने लगती है और कुछ ही दिनों में गुड़िया सीख भी जाती है। Please subscribe this channel.